हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन और मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक छोटी सी चर्चा। केवल अगले 10-15 मिनट में हम इस बात की चर्चा करेंगे कि कोई व्यक्ति जो जेल में है, क्या वो व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर रह सकता है या फिर नहीं रह सकता। क्या यह बात संभव है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी मामले में जेल गया हुआ है, वो एक ऐसे उच्च संवैधानिक पद, यानी कि मुख्यमंत्री बहुत बड़ा पद है, बहुत जिम्मेदारी भरा पद है, क्या वो ऐसे पद पर विराजमान हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी 2 दिन पहले गिरफ्तार हुए। रात को उनको गिरफ्तार किया गया। कोर्ट ने उनको 6 दिन के लिए अभी के लिए जेल भेजा है और उसके बाद भी ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ समय शायद वो जेल में रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो केजरीवाल सरकार ने यह दावा किया है और यह साफ तौर पे कहा है कि हम लोग मुख्यमंत्री से इस्तीफा नहीं लेंगे, हमारे मुख्यमंत्री जो हैं वो अरविंद केजरीवाल ही बने रहेंगे, वही इस सरकार के मुख्यमंत्री रहेंगे। तो इसको लेकर एक संवैधानिक बहस छिड़ गई है कि यार ये बात जो है ये संभव है या नहीं है, ये उचित है या नहीं है कि एक व्यक्ति जो जेल में है किसी भी आरोप के कारण, क्या उसको मुख्यमंत्री पद पर रहना चाहिए या पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि देखिए, भारत में अब तक ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री गिरफ्तार नहीं हुए हैं, लेकिन आमतौर पर गिरफ्तार होने के जस्ट पहले मुख्यमंत्री अपने पद से त्यागपत्र दे देते हैं। जैसे बिहार में आपको याद होगा, लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री थे, जब उनकी गिरफ्तारी होने वाली थी चारा घोटाले में, उसके 1 दिन पहले उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र देकर अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था। अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है, पिछले 1.5 महीने पहले की बात है। हेमंत सोरेन जो झारखंड के राज्यपाल थे, माफ कीजिएगा, झारखंड के मुख्यमंत्री थे, उनको जब गिरफ्तार किया जा रहा था तो उन्होंने भी गिरफ्तारी के कुछ समय पहले ही अपने पद से त्यागपत्र देकर चंपई सोरेन साहब को मुख्यमंत्री बनाया था। केजरीवाल ऐसा पहला केस बन गए हैं, ऐसा पहला मामला बन गए हैं जो आज भी जेल में है लेकिन मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पद से त्यागपत्र नहीं दिया है। तो इसको एक बार इसका संवैधानिक एंगल समझने की कोशिश करते हैं। तो उस पर चर्चा करने के पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा P2I बैच पर चल रही है होली सेल। तो यानी कि अगर आप हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप AJ लाइव कोड लगाकर सिर्फ 21,999 रुपए में हमारा कोई भी P2I बैच, भले ही वो 20 तारीख से शुरू हुआ मॉर्निंग बैच हो या 29 तारीख से शुरू होने वाला इवनिंग बैच हो, दोनों आप 21,999 में ले सकते हैं। याद रखिएगा, ये सेल केवल 26 तारीख तक है। तो 26 तारीख के बाद ये सेल जो है एप्लीकेबल नहीं होगी। इसमें आपको रोज 3 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी, मेंटोरशिप मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको हम एक ऑफलाइन तैयारी के लिए, मेंस की ऑफलाइन तैयारी के लिए दिल्ली बुलाएंगे। आपको हम अपने कैंपस में रखेंगे, आपका रहना खाना पढ़ना सब कुछ इसी फीस के अंतर्गत होगा, कोई भी अतिरिक्त चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हमारे चर्चा पर। तो भाई सबसे पहली बात जो है, भारतीय न्याय प्रक्रिया जो है, भारत का जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है, आप में से कुछ लोग लॉयर्स होंगे, वो आप इस बात को जानते होंगे। भारतीय न्याय प्रणाली जो है, भारतीय न्याय प्रणाली का एक बेसिक सिद्धांत है और वो बेसिक सिद्धांत क्या है? जब तक दोष सिद्धि ना हो, जब तक किसी व्यक्ति पर दोष सिद्धि ना हो, तब तक उसको हम निर्दोष मानते हैं। ये बात क्लियर है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। जिसको हम कहते हैं इनोसेंट अंटिल प्रोवन गिल्टी। जब तक कोई व्यक्ति, उस पर कोई दोष सिद्ध ना हो जाए तब तक उसको हम निर्दोष मानते हैं। तब तक हम ये मानते हैं कि इस पर केवल आरोप लगा है, इस पर कोई भी चार्ज अभी सिद्ध नहीं हुआ है। तो अगर हम ये टेक्निकल परिभाषा लगाएं कि भाई अगर हम अरविंद केजरीवाल साहब का मामला लें तो यार ये हमको क्या समझ में आता है कि उन पर अभी जो भी किकबैक लेने का, रिश्वत लेने का जो भी है वो आरोप है। इनमें से कोई भी आरोप अभी किसी न्यायालय में सिद्ध नहीं हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय ने उन पर ये आरोप लगाए हैं। तो अगर उन पर आरोप अभी सिद्ध नहीं हुआ है तो उनका जो न्यायिक स्टेटस है, एक न्यायपालिका की नजर में वो आज की तारीख में भी निर्दोष हैं। और कोई भी निर्दोष व्यक्ति जो, भाई ये तो क्लियर है ना कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति जो है वो कोई भी पद लेने के लिए इनएलिजिबल नहीं हो सकता, अयोग्य नहीं हो सकता। ये बात स्पष्ट है, क्योंकि वो निर्दोष हैं तो फिर वो इस पद को धारण करने के योग्य हैं। ये बात क्लियर है। अगर इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना कि उनकी योग्यता पर कोई संदेह नहीं हो सकता। अगर वो दोषी सिद्ध हो जाएं, जैसा जयललिता के साथ हुआ था कि जब वो दोषी सिद्ध हो गई, उनको कोर्ट ने सजा सुना दी,
उसके बाद फिर वो योग्य नहीं रह जाते, उसके बाद वो अयोग्य घोषित हो जाते हैं। लेकिन अभी जब तक उन पर मामला सिद्ध नहीं हुआ है तब तक वो निर्दोष माने जाएंगे, और अगर निर्दोष माने जाएंगे तो निश्चित तौर पे उनकी योग्यता जो है वो संदेह के दायरे में यहां पर नहीं है कि वो मुख्यमंत्री पद पर रहने के योग्य हैं। पर मामला बेटा यहां पर टेक्निकल नहीं है, मामला यहां पर यह नहीं है कि तकनीकी तौर पे जो है वो उनको मुख्यमंत्री पद पर रहना चाहिए या नहीं, मामला यहां पे थोड़ा सा नैतिक है। देखिए अभी पिछले दिनों तमिलनाडु में एक केस हुआ था। तमिलनाडु में एक मंत्री थे सेंथिल बालाजी। सेंथिल बालाजी को भी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था, जेल भेज दिया था, और सेंथिल बालाजी मामले की सुनवाई करते हुए मद्रास हाईकोर्ट इस पर सुनवाई कर रही थी कि क्या ये मंत्री पद का निर्वहन कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, एक पुराना 2014 का मामला था, मनोज नरूला मामला। एक 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक मनोज नरूला मामले में यह कहा था कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई संवैधानिक पद ग्रहण करता है या फिर सरकारी बड़े पद पे होता है तो उसके लिए कुछ आधार होते हैं। उसका पहला आधार जो होता है वो होता है संवैधानिक नैतिकता, जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कि भाई एक नैतिक तौर पे उस व्यक्ति का पद पर बने रहना जायज हो। यह बात स्पष्ट है, ये उससे अपेक्षा होती है। दूसरा कारण होता है सुशासन। सुशासन मतलब कि यार जनता ने अगर आपको चुना है, आपको एक पद दिया है, वो पद क्यों दिया है? वो पद जनता ने आपको इसलिए दिया, वो पद आपका कोई आपकी संपत्ति तो है नहीं, जनता ने ये पद आपको दिया है। ये पद क्यों दिया है? ताकि आप सुशासन में योगदान कर पाओ, आप जो है शासन के स्तर को बेहतर कर पाओ, जनता की सेवा कर पाओ। सीधी सीधी बात है। अगर आप पद पर रहते हुए किसी ऐसी परिस्थिति में आ गए हो जिसमें आप जनता की सेवा नहीं कर सकते तो आपको पद पर नहीं होना चाहिए। यह सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा क्राइटेरिया दिया था कि यार सुशासन में आपका योगदान होना चाहिए। मान लीजिए मैं पद पर हूं लेकिन मैं किसी ऐसी परिस्थिति में हूं, मैं कहीं चला गया, जैसे जेल चला गया मैं, जहां से अब मैं काम नहीं कर पा रहा किसी कारण से, तो बेहतर यह होगा कि मैं ये पद छोड़ दूं, मैं उस पद पे ना रहूं। तो एक सुशासन जो है इसका एक बड़ा आधार होता है, ये इसमें दूसरी चीज है। और तीसरा इसमें होता है संवैधानिक विश्वास, कि संविधान जिस प्रकार के व्यक्ति को पद देना चाहता है उस प्रकार के व्यक्ति आप हैं, इस पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। यह बात एकदम क्लियर है कि भाई एक विश्वास पर आधारित यह पद्धति होनी चाहिए कि संविधान जिस कारण से आपको पद देना चाहता है, आप पर कोई आप पर कोई संदेह नहीं है, आप जो है निश्चित तौर पे आप पे विश्वास किया जा सकता है। यह बात जो है ये संविधान, ये सुप्रीम कोर्ट ने 3 गाइडलाइन बनाई थी मनोज नरूला मामले में कि भाई ये 3 चीजें जो हैं, ये 3 चीजें होनी चाहिए। तो मद्रास हाईकोर्ट ने भी सेंथिल बालाजी मामले में इन 3 गाइडलाइंस को फॉलो किया, इन 3 गाइडलाइंस को सुना। हालांकि सेंथिल बालाजी ने मेरे ख्याल से इस्तीफा दे दिया था, तो इस मामले में जरूरत नहीं पड़ी आगे जाके कुछ। दिल्ली सरकार से भी आपको याद होगा जब इसके पहले मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था तब उन्होंने भी कई महीने तक अपने पद से त्यागपत्र नहीं दिया था। जब मनीष सिसोदिया साहब को गिरफ्तार किया गया था, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री थे, शिक्षा मंत्री होते थे, जब उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था तो उनसे विभाग ले लिए गए थे पर उनका मंत्री पद नहीं लिया गया था। लेकिन आखिरकार कुछ महीने बाद उन्होंने पत्र लिखकर अपने पद से त्यागपत्र दिया। उसका एक बड़ा कारण बेटा यह भी होता है कि दिल्ली एक छोटा राज्य है और भारत में कितने मंत्री बनेंगे उस पर सीमा होती है कि आमतौर पर एक परसेंटेज फिक्स होता है कि इससे ज्यादा लोग मंत्री नहीं बन सकते। दिल्ली में यह केवल 7 है। दिल्ली में मुख्यमंत्री समेत केवल 7 मंत्री हो सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप मनीष सिसोदिया को मंत्री बनाकर रखते हैं जबकि वो कुछ काम तो कर नहीं पा रहे, तो निश्चित तौर पे आपने अपना एक मंत्री पद खो दिया। एक मंत्री आपका ऐसा है जो अभी कोई काम नहीं कर पाएगा क्योंकि वो जेल में है। इन सरकार का एक मंत्री और जेल में थे, सत्येंद्र जैन नाम के एक मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री, वो भी जेल में थे कि भाई वो जेल में है तो वो भी काम नहीं कर पा रहे, सिसोदिया काम नहीं कर पा रहे, तो आपको फिर सरकार चलाने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए इन लोगों ने इस्तीफा दिया था और नए मंत्री सरकार में शामिल किए गए थे। अब आते हैं केजरीवाल पे। पहली बात तो इसमें यह है कि मुख्यमंत्री और मंत्री के अधिकारों में बहुत फर्क होता है। मुख्यमंत्री जो होता है वो राज्य सरकार का मुखिया होता है, राज्य सरकार का प्रमुख होता है, और उसका सरकार से एब्सेंट हो जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात है कि मुख्यमंत्री ही अगर सरकार में उपलब्ध नहीं है तो यह एक बहुत बड़ी समस्या है। मंत्री एक आध नहीं है तो उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुख्यमंत्री ही आपके पास उपलब्ध नहीं है, यह एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या बन सकता है। दूसरी चीज यह है कि अब इसमें प्रशासनिक समस्याएं बहुत सारी आने की संभावना है।
जैसे मान लीजिए अरविंद केजरीवाल जो हैं, अगर जेल से मुख्यमंत्री पद का निर्वहन, मुख्यमंत्री पद के कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, तो अपने सचिवों से मुख्यमंत्री को दिन में बहुत सारी बैठक करनी होती हैं, अलग अलग प्रकार के लोगों से मिलना होता है, बहुत सारी फाइलें देखनी होती है, बहुत सारी चीजों का अप्रूवल देना होता है। क्या ये सारा काम वो जेल से कर पाएंगे? क्या वो अपने सारे अफसरों को, अपनी सारी बैठकों को जेल में बुलाएंगे? और अगर वो जेल में इन बैठकों को बुलाते हैं तो क्या ये गोपनीयता का उल्लंघन नहीं होगा कि भाई कोई व्यक्ति उनके लिए सारी फाइलें लेकर जेल तक जाएगा? जेल में कोई भी दस्तावेज अगर जाता है तो उसकी जांच की जाती है, जबकि सरकारी दस्तावेज है उसकी जांच नहीं की जानी चाहिए, वो केवल मुख्यमंत्री को मिलना चाहिए। तो क्या ये एक अजीब सी परिस्थिति नहीं बन जाएगी? तो यहां पर क्या है, ये एक सोचने वाली बात है कि बहुत ज्यादा प्रशासनिक समस्या इस पूरी प्रक्रिया में आ सकती है कि अरविंद केजरीवाल को हो सकता है कानूनी तौर पे यह अधिकार हो कि वो जेल में बैठकर मुख्यमंत्री रह सकते हैं, लेकिन प्रशासनिक तौर पे इससे बहुत ज्यादा समस्याएं आएंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। जेल के अंदर भी जो एक व्यवस्था होती है वो पूरी तरह से छिन्न भिन्न होगी कि जेल के अंदर आप कैसे मैनेज करोगे कि आपका एक कैदी जो है वो पूरे दिन बड़ी बड़ी बैठकें कर रहा है, लोगों से मिल रहा है और काम कर रहा है। इसके लिए व्यवस्था कैसे बनाई जाएगी, जेल को भी इस पर सोचना पड़ेगा। मुख्यमंत्री के साथ और बहुत सारी चीजें अटैच होती हैं, वो आप कैसे मैनेज करोगे ये क्लियर नहीं है। इसमें एक प्रावधान जो है वो और आता है कि किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री जो है वो आखिरकार एक पब्लिक सर्वेंट है, आखिरकार वो एक जन सेवक है। जैसे कोई भी अफसर अधिकारी होता है, जैसे आप लोग अगर आईएएस बनेंगे तो आप लोग भी जन सेवक बनेंगे, आप लोग भी बेसिकली पब्लिक के नौकर हैं, आप भी जनता के सेवक हैं, ये आपका एक पद होगा। तो कोई भी जन सेवक अगर आमतौर पे कभी गिरफ्तार होता है तो सरकार जो पहली कार्रवाई करती है वो ये करती है कि उसको निलंबित कर देती है। मतलब कोई भी आईएएस ऑफिसर भी अगर किसी भी कारण से अरेस्ट किया जाता है तो आमतौर पर उसको निलंबित किया जाता है, बर्खास्त नहीं किया जाता, लेकिन कि जब तक जांच चल रही है और वो जेल में है, जेल में रहते हुए आमतौर पे अफसरों को निलंबित कर दिया जाता है कि भाई सस्पेंड तो हम तुरंत कर देते हैं ताकि जो है वो व्यक्ति का जो भी जेल टर्म है वो सस्पेंडेड मोशन में निकाले। तो अब एक संवैधानिक सवाल जो यहां पर आ रहा है वो ये है कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री को, एक तो दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, पूर्ण राज्य से थोड़ा सा कम है, कई सारे क्षेत्र वहां पे केंद्र के पास आते हैं, सेवाएं पूरी तरह से केंद्र के पास आती हैं और कई सारी चीजें जो है वो केंद्र के अधीन है। तो क्या हम दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी एक सरकारी अफसर मान सकते हैं? क्या यह माना जा सकता है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री भी एक सरकारी अफसर है? और जिस तरह से किसी भी सरकारी अफसर को निलंबित किया जा सकता है, क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी केंद्र सरकार निलंबित कर सकती है? क्या यह किया जा सकता है कि भाई केंद्र सरकार कहे कि क्योंकि आप जेल में हैं और आप अपने पद से त्यागपत्र तो दे नहीं रहे थे तो इसीलिए आपको हम निलंबित कर देते हैं, जब आप जेल से बाहर आ जाएंगे तो आप इस पद को दोबारा ग्रहण कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी के लिए आपको हम निलंबित कर देंगे। यह अपने आप में बड़ी अद्भुत चीज होगी अगर यह होती है तो, क्योंकि ऐसा कोई प्रेसिडेंस नहीं है, हमको जानकारी नहीं है। आमतौर पर अगर मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जाता है या इस्तीफा देता है तो पूरी सरकार चली जाती है। अगर मुख्यमंत्री को निलंबित किया जाएगा तो क्या कोई उसी पार्टी से कोई अन्य व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा या पूरी सरकार निलंबित मानी जाएगी? इस बात को लेकर भी कोई खास स्पष्टता अभी है नहीं। तो इस मामले में क्या होगा ये अभी क्लियर नहीं है। आमतौर पे ऐसे मामलों में सबसे सरल तरीका यह होता है कि जो व्यक्ति जेल जाता है वो त्यागपत्र दे देता है ताकि इस प्रकार का एक कॉन्स्टिट्यूशनल संकट जो है, संवैधानिक संकट ना आए। लेकिन अभी तक कम से कम ऐसा लगता है कि केजरीवाल साहब ने इस्तीफा देने का कोई मन नहीं बनाया है। तो आने वाले दिनों में संविधान को लेकर हमारी और बहुत सारी समझ बढ़ेगी। इस मामले से हमको पता चलेगा कि भाई इस तरह के मामले में क्या कार्रवाई की जा सकती है। निश्चित तौर पे केंद्र कोई भी कार्रवाई करेगा अगर इसमें, तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा ही, उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी या केजरीवाल साहब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ही जाएंगे। तो आखिरकार न्यायपालिका के सामने भी एक बड़ा मुकदमा एक और आने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। हम सबकी भी एक संविधान के हम लोग छात्र हैं, आप भी, मैं भी, हम सबकी भी संवैधानिक समझ जो है इससे बढ़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए अभी के लिए इतना ही। कोई और इसमें अपडेट होगा तो मैं आपको समय समय पर देता रहूंगा, लेकिन तब तक मैं आपको बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है वो उसमें लग गई है होली सेल। 2025, 26, 27 के जो हमारे कैंडिडेट हैं वो इससे जुड़ सकते हैं। 20 तारीख को हमारा बैच शुरू हुआ था सुबह 8 बजे वाला, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। 29 तारीख को बैच शुरू हो रहा है शाम को 6 बजे वाला, आप इससे भी जुड़ सकते हैं। दोनों में से जिस बैच में आपको सूटेबल लगे आप जुड़ सकते हैं। AJ लाइव कोड लगाना है, सिर्फ 21,999 रुपए में आप इस बैच को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको रोज 3 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी, मेंटोरशिप
मेंटरशिप मिलेगी, आपको इसमें डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपको इसमें नोट्स मिलेंगे। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको हम दिल्ली बुलाएंगे, अपने कैंपस में रखेंगे, वहां आपका रहना, खाना, पढ़ना इत्यादि सब कुछ इसी फीस के अंतर्गत होगा, कोई अतिरिक्त फीस आपसे नहीं ली जाएगी। तो आज ही जुड़ जाइए, सेल केवल 26 तारीख तक है, याद रखिएगा। तो आज ही तुरंत इस बैच में आप एनरोल करके एजे लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़िए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।